नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरा कार्यकाल या फिर यूं कह लीजिए कि एनडीए की सरकार, जो गठबंधन की यह सरकार है, उसके पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब आप याद कीजिए उस वक्त को जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, चुनाव बिल्कुल खत्म होने पर था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से यह दावे कर रहे थे कि मैंने अपनी सरकार से, अपने मंत्रियों से कह दिया है कि वो अगले 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड तय करें कि अगले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े काम करने हैं। यह बात नरेंद्र मोदी तब कह रहे थे जब लोकसभा चुनाव का परिणाम भी नहीं आया था। एग्जिट पोल जब आए तब भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अगले 100 दिनों पर काम कर रहे हैं और हमारे कुछ फैसले ऐसे होंगे जो देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले होंगे। खैर, भूचाल 4 जून को भी आया जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी भी 100 दिन के एक्शन प्लान, एक्शन एजेंडे पर बातचीत नहीं की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसे आप महज संयोग मानिए या कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर के दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अपने पहले 100 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। जहां दावे थे कि 100 दिन में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए जाएंगे, वहां क्या हुआ, इन 100 दिनों का कच्चा चिट्ठा क्या है, 100 दिनों में नरेंद्र मोदी ने कौन से फैसले लिए, कौन से फैसलों पर वापस गए और कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर नरेंद्र मोदी अब तक खामोश हैं। इस पूरी खबर पर आज बात करेंगे दोस्तों, और बात 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर खास इसलिए भी करेंगे क्योंकि जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उनकी हकीकत क्या है और इन 100 दिनों में देश को क्या मिला है। आज हम इस पर आपसे बात करेंगे और सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। मोदी 3.0 के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों, कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए हैं नरेंद्र मोदी के पहले 100 दिनों के कार्यकाल पर। हम आपसे पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन 100 दिनों का कच्चा चिट्ठा आखिर है क्या। पहले पॉइंट पर आप देखिए, मणिपुर से मोदी की लगातार दूरी। दोस्तों, पिछले 500 से भी ज्यादा दिनों से मणिपुर सुलग रहा है। स्कूल कॉलेज बंद है, इंटरनेट बंद है, परीक्षाएं स्थगित हैं, सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत किया गया है, लेकिन डर के साए में वहां लोग रह रहे हैं। कुकी और मैतेई समाज के लोगों का जो संघर्ष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, मणिपुर के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर से उनकी दूरी बराबर बनी हुई है। इसलिए यह सवाल बेहद अहम है कि आखिर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 दिनों में, बीते 500 दिनों में जब से मणिपुर सुलग रहा है तब से वो मणिपुर क्यों नहीं गए, और इन 100 दिनों में, जो उनके कार्यकाल के 100 दिन में, इनमें उनको मणिपुर की याद आखिर क्यों नहीं आई, यह सवाल बेहद अहम है। दूसरा दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस देश में तमाम सवालों को जन्म दे रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के उद्योगपति मित्रों पर कई सवाल खड़े करती है। उस रिपोर्ट ने भी इन 100 दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। और सबसे बड़ा मुद्दा जो देखने को मिला वो नीट पेपर लीक। हजारों लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, मंच से बड़े बड़े ऐलान होते हैं, इन सब के बीच लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पेपर लीक को सरकार नहीं रोक पा रही है। खुलेआम पेपरों में पेपर लीक हो जाते हैं। मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले लड़कों की जिंदगी, उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। और अब दोस्तों, इन तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करने के बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी होना है और महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, उस प्रतिमा के गिरने के बाद उसके निर्माण पर सवाल खड़े हुए। 8 महीने भी वो प्रतिमा नहीं चल सकी, वो प्रतिमा गिर गई और उस प्रतिमा के गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में ही माफी मांगी। महाराष्ट्र के लोगों से उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग नरेंद्र मोदी को माफ करने के मूड में कतई नहीं है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मुद्दा बेहद गर्म हो गया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में
पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2019 तक कोई भी फैसला ले लेते थे, जो मन किया वो फैसला ले लिया, फैसलों से वापस नहीं हटते थे। लेकिन इस सरकार में जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें नरेंद्र मोदी का जो बिल आया, वो जो बिल लेकर के आई उनकी सरकार, वक्फ बोर्ड बिल, वो पास नहीं हो सका दोस्तों। वो बिल जेपीसी में चला गया। नरेंद्र मोदी उस बिल को पास नहीं करा पाए। विपक्ष का इतना मजबूत जो घेरेबंदी थी, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार फंस गई और वो बिल जेपीसी में चला गया। लेकिन सिर्फ यही बिल क्यों दोस्तों, लैटरल एंट्री का फैसला वापस लेना पड़ा। अपने ही विरोध में खड़े हो गए, चिराग पासवान विरोध में खड़े हो गए और लैटरल एंट्री का जो फैसला था, इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने वापस लिया। वापस लेने पर मजबूर हो गई। यह मैं आपको 100 दिनों का कच्चा चिट्ठा बता रहा हूं नरेंद्र मोदी की सरकार का। ब्रॉडकास्ट बिल, देश में खबरों को लाने वाले, सच्चाई से खबर बताने वाले, सच के साथ अड़कर काम करने वाले वो पत्रकार जो सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों के जरिए देश की जनता के सामने सच रखते थे, उनकी जुबान पर लगाम लगाने के लिए, उन पर पाबंदी कसने के लिए, उनके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए, उनकी कलम को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार यह बिल लाना चाहती थी। लेकिन इस बिल को भी वापस लेना पड़ गया। इस बिल पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर चली गई दोस्तों। 100 दिनों में 26 आतंकी हमले दोस्तों। वो सरकार जो 56 इंची सीने का दावा करती है, वो सरकार जो ये कहती है कि उसने आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उस सरकार के पहले 100 दिनों में देश में 26 आतंकी हमले हुए और उन 26 आतंकी हमलों पर तमाम तरह के सवाल हैं दोस्तों। लेकिन क्या सिर्फ आतंकी हमलों में हमने अपने जवानों को खोया, सिर्फ वो शहीद हुए? ऐसा नहीं है दोस्तों। इन 100 दिनों में 38 रेल हादसे हुए और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छोटे मोटे हादसे कहते रहे। लोगों की जानें चली गईं, पटरी ट्रैक से उतर गई, आमने सामने ट्रेनों की टक्कर हो गई, आप कवच पर बखान करते रहे और इस देश में 100 दिन में 38 रेल हादसे हो गए। आए दिन ट्रेन पटरी से उतर रही है। सवाल खड़ा होता है दोस्तों, इन 10 सालों में आपने रेलवे में क्या काम किए? और अश्विनी वैष्णव बड़ी सादगी के साथ सदन में मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि छोटे छोटे हादसों को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। देश में 100 दिन में अगर 38 रेल हादसे हो जाते हैं दोस्तों, ट्रेनें पटरियों से उतर जाती हैं, आमने सामने की टक्कर हो जाती है, तो क्या यह छोटी मोटी घटना है? इन 100 दिनों का यह कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा है दोस्तों। अपनी छाती पीटने वाली, अपनी पीठ ठोकने वाली सरकार 100 दिनों में इन मुद्दों पर खामोश है। इन मुद्दों पर वो कुछ नहीं बोल पा रही है। और अब उसके सामने 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी है। वहां भी अलग तरह की सिर फुटौल मची है। हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, झारखंड देखिए, जिधर देख लीजिए आप, उस राज्य में ही भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। लेकिन बात आज भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बात मैं सरकार की कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार की कर रहा हूं। बात मैं कर रहा हूं एनडीए की सरकार में, जिसमें नीतीश हैं, नायडू हैं, जिसमें चिराग पासवान है, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, जिसमें अनुप्रिया है, जिसमें जयंत हैं। 53 सहयोगी सांसदों के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुमत से 32 कम हैं। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इन 100 दिनों में जो कुछ हुआ दोस्तों, वो इस पूरी तस्वीर में पॉइंट दर पॉइंट मैंने आपको बताया। आखिर 100 दिनों में इस देश में सरकार ने किया क्या है, किन मुद्दों पर सरकार खामोश है, किन मुद्दों पर सरकार बोलती नहीं है, किन मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर चली गई है। एक एक मुद्दा दोस्तों, कहां पे सरकार की किरकिरी हो गई, उसके काम पर सवाल खड़े हो गए। सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं सरकार के कामकाज पर। और अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जब 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो नरेंद्र मोदी की पहली अग्नि परीक्षा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। अब देश के लोग बताएंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 100 दिनों के इस पूरे कार्यकाल पर, उनके इस रिपोर्ट कार्ड पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपकी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में
जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।